प्रिय विद्यार्थियों, सभी को नमस्ते। मैं KR मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमारा जो टॉपिक है आज का, भारत में निर्वाचन सुधार की आवश्यकता, इलेक्शन कमीशन। हमने इस टॉपिक के ऊपर गत वीडियो में चर्चा की थी कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन, निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, निर्वाचन आयोग के कार्य और निर्वाचन आयोग की आलोचनाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इसके आगे चलते हैं कि भारत में निर्वाचन सुधार के संबंध में चुनाव आयोग की क्या भूमिका रहती है। देखिए, भारत में चुनाव व्यवस्था में सुधार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। क्या निर्वाचन आयोग एक निष्पक्ष एवं स्वतंत्र संस्था है और निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है। भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और संविधान में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भांति कार्यपालिका के बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्यों को संपादित कर सके। देखिए, 2009 तक भारत में लोकसभा के 15 आम चुनाव हो चुके थे और सभी चुनाव तकरीबन शांतिपूर्वक संपन्न हुए। और आम चुनाव में कुछ प्रवृत्ति ऐसी पनप रही है कि सत्ता प्राप्ति के लिए प्रत्याशी और दल गलत साधनों का सहारा लेने से नहीं चूकते हैं। दल चुनाव में धनबल, भुजबल और हिंसा और मतदान केंद्रों पर कब्जा जैसे गलत आचरणों को अपनाते हैं। इसलिए निर्वाचन सुधार तत्कालीन समय की आवश्यकता है। देखिए, भारत में काले धन, हिंसा, मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की प्रवृत्तियों को रोकने, सत्ताधारी दल द्वारा सरकारी साधनों या प्रशासकीय व्यवस्था के दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाने, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता की व्यवस्था करने और चुनाव याचिकाओं की सुनवाई में होने वाले असाधारण विलंब को रोकने, निर्वाचन प्रणाली में बुनियादी संशोधन करने और निर्वाचन आयोग को बहुसदस्य बनाने आदि के संबंध में काफी समय से संसद में निर्वाचन व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। लेकिन अब तक जितने भी भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार की जो कमेटियां बनी हैं, समितियां बनी हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहले तारकुंडे समिति 1975 में बनी थी। इसने निर्वाचन सुधार हेतु तारकुंडे समिति ने अनेक सुझाव दिए थे, जैसे मतदान की आयु 18 वर्ष की जाए, राजनीतिक दलों का जो आय व्यय का हिसाब है उसका अनिवार्य किया जाए, चुनाव सामग्री सरकार स्वयं प्रदान करे, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग रोके और नवीन चुनाव की घोषणा के बाद से तत्कालीन सरकार काम चलाओ सरकार के रूप में कार्य करे। उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति बनी थी 1990 में। इन्होंने भी ये कहा था कि अगर कब्जा किए जाने के मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराया जाए, चुनाव याचिकाओं का शीघ्र निस्तारण किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन और फोटो पहचान पत्रों का प्रयोग किया जाए और रिक्त स्थानों के लिए 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाए। TN सेशन समिति 1992 में बनी थी।
इसने ये सुझाव दिए थे कि एक से अधिक स्थानों पर चुनाव लड़ना प्रतिबंध किया जाए, मतदाता पहचान पत्र जारी किए जाए, राजनीतिक दलों के आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाए और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों को 5 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जाए और चुनाव प्रचार की अवधि 14 दिन रखी जाए। इंद्रजीत गुप्त समिति बनी 1998। इसमें इंद्रजीत गुप्त समिति की सिफारिशें भी कई प्रकार की थी, जैसे राजनीतिक दलों को चुनावी धनराशि सरकार उपलब्ध कराए, चुनाव खर्च के लिए सार्वजनिक कोष की स्थापना की जाए और जिसमें सरकार को प्रतिवर्ष 600 करोड़ रुपए का योगदान देना चाहिए। इस तरीके के सुझाव दिए थे। इसके बाद भारत के प्रमुख निर्वाचन सुधार अधिनियम, देखिए 1996 में लागू किए गए प्रमुख चुनाव सुधार, इसमें भारत की चुनाव प्रणाली में सुधार किए जाने हेतु विभिन्न समितियां, विशेषज्ञ, न्यायालय तथा निर्वाचन आयुक्तों की सिफारिशों के आधार पर 1996 में लोक प्रतिनिधित्व कानून 1996 के अंतर्गत निम्न सुधार किए गए थे। जैसे लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाए और ये 28 मार्च 1989 से प्रभावी होगी। राष्ट्रध्वज, भारतीय संविधान और राष्ट्रगान का अपमान करने के मामले के दोषी पाए जाने की तिथि से 6 वर्ष तक की अवधि के लिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। नाम वापस लेने और मतदान के दिनांक के बीच की न्यूनतम अवधि 20 दिन की हो, उसको 14 दिन कर दिया जाए। कोई भी उम्मीदवार आम चुनाव अथवा उसके साथ होने वाले उपचुनाव में 2 से अधिक संसदीय या विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो इस तरीके की कई सिफारिशें भारत निर्वाचन सुधार अधिनियम 1996 के तहत किए गए थे। उसके बाद राजनीति के आपराधिकरण पर अंकुश के लिए 16 दिसंबर 2002 को एक विधेयक पारित हुआ था। इस विधेयक में ये कहा गया था कि किसी सजायाफ्ता की सजा पूरी होने के बाद भी 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, जबकि पहले केवल ये 6 वर्ष का ही प्रतिबंध था। उदाहरण के लिए यदि किसी को 10 वर्ष की सजा हुई तो 6 वर्ष बाद वह जेल में रहकर भी चुनाव लड़ सकता था, लेकिन अब ये सजा पूरी करने के 6 वर्ष बाद ही चुनाव लड़ सकेगा। इसके बाद निर्वाचन एवं अन्य संबंधित अधिनियम 2003 में पारित किए गए। इसमें राजनीतिक दलों के लिए 20,000 या अधिक राशि के चंदों की रिपोर्टिंग अनिवार्य कर दी गई। रिपोर्टिंग न करने वाले दलों को राशियों पर आयकर में छूट नहीं मिलेगी। तीनों अधिनियम, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, कंपनी अधिनियम 1956 और आयकर अधिनियम 1961 में संशोधन किए गए। देखिए निर्वाचन सुधारों के संबंध में चुनाव आयोग की भूमिका। देखिए चुनाव आयोग ने निर्वाचन आयोग के आदेश 2003 मार्च 27 को एक आदेश का पालन करते हुए संविधान के अनुच्छेद 324 के द्वारा प्राप्त अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश पारित किए, जैसे राज्य परिषद, लोकसभा, विधानसभा अथवा विधान परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन भरते समय निम्न लिखित विषयों की पूर्ति की जानी चाहिए। जैसे नामांकन भरने के 6 महीने पहले संबंधित उम्मीदवार के खिलाफ कोई ऐसा आपराधिक मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार और उसके पति पत्नी तथा आश्रितों की संपत्तियां, चल अचल, बैंकों में जमा राशि, यदि कोई देनदारी है तो उसका ब्यौरा, उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता। प्रत्येक उम्मीदवार को इस विवरण का एक हलफनामा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक या शपथ पत्र आयुक्त के समक्ष दाखिल करना होगा। यदि कोई उम्मीदवार हलफनामा दाखिल नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी उसके नामांकन पत्रों की जांच करते समय नामांकन को रद्द कर सकता है। इस तरीके की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। उसके बाद निर्वाचन आयोग के निर्वाचन हेतु नवीन निर्णय। देखिए 2014 में जब 16वीं लोकसभा के लिए 5 चरणों में होने वाले अब तक की सबसे लंबी चुनाव प्रक्रिया में 83.41 करोड़ लोगों के मताधिकार को व्यवस्थित व कुशलता से संचालित करने के लिए चुनाव आयोग ने निम्न निर्णय दिए। जैसे
चुनाव की घोषणा के पश्चात राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। 16वीं लोकसभा के चुनाव में मतदान के लिए वोटिंग मशीनों का प्रयोग हुआ और इसमें नोटा का विकल्प को पहली बार लागू किया गया। चुनाव में कुल मिलाकर 67,97,54 मतदाताओं ने इस विकल्प का इस्तेमाल भी किया, जो कुल मतों का 1.1% है। चुनाव आयोग ने विचार एवं आचार संहिता के मानदंडों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के मानहानि करने वाले सभी विज्ञापनों पर रोक लगा दी और 16वीं लोकसभा में निर्वाचन आयोग द्वारा सर्वप्रथम उम्मीदवारों को शपथ पत्र दाखिल कर उनकी संपत्ति, शैक्षणिक योग्यता और अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मामले बताना अनिवार्य कर दिया। इसके बाद इसको स्वतंत्र निष्पक्ष बनाने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं, जैसे चुनाव आयोग बहुसदस्य हो, जो कि अभी इस तरीके के प्रावधान कर दिए गए हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में व्यवस्था कि चुनाव आयोग के लिए राजनीतिक निष्पक्षता नितांत आवश्यक है। अतः सभी पक्ष इस बात पर सहमत है कि इस संबंध में शासन को मनमानी करने की स्थिति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था चुनाव आयोग में कुछ सुधार के सुझाव। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।